टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम दिनेश सिंह पर दबिश में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें कि दिनेश सिंह हैं कौन। दिनेश सिंह मुजफ्फरपुर से विधान पार्षद हैं, जदयू के विधान पार्षद हैं। काफ़ी पैसे वाले हैं, ज़मीन के कारोबार से जुड़े हुए हैं। मुजफ्फरपुर के एक बड़ी हस्ती में उनकी पहचान है। जिस तरीके से किसी दौर में रघुनाथ पांडे की पहचान हुआ करती थी, ठीक उसी तरीके की पहचान इन दिनों दिनेश सिंह की है। दिनेश सिंह की पत्नी लोजपा से वैशाली से सांसद है और बेटी पिछले ही बार गायघाट से चुनाव लड़ी थी, लेकिन वो हार गई। पुतोहू और बेटा जो नगर निकाय हैं, जिला परिषद के वो अध्यक्ष हैं। मतलब कहें तो पूरा परिवार उनका राजनीतिक परिवार है और राजनीति के साथ साथ वो जमीन के बड़े कारोबारी भी हैं और अन्य जो रोज व्यापार हो सकता है उस व्यापार पर उनकी पकड़ है। वैसे मुजफ्फरपुर में पहली बार शहर पे हम कहें कि भूमिहार को छोड़कर किसी दूसरी जाति का इस तरीके से पकड़ बना है। मतलब राजपूत का इस तरीके से पकड़ कभी नहीं रहा है। हाँ, अखाड़ा घाट के जो राजपूत लोग हैं, जो वह उनका एक अलग अपना रुतबा रहा है, वो अपनी ज़मींदारी की वजह से उनकी पहचान रही है। रघुनाथ पांडे उन्हीं के स्टाफ हुआ करते थे, वहीं से वो निकले और फिर पूरे शहर के किंग बने। लेकिन दिनेश सिंह की छवि या दिनेश सिंह की पहचान रघुवंश सिंह के शिष्य के रूप में रहा। रघुवंश सिंह उन्हीं के यहाँ रहते थे, उनका पारिवारिक रिश्ता था। इनके अंदर कह सकते हैं कि वो व्यवसायिक कौशल रहा, जिस व्यवसायिक कौशल के सहारे ये मुजफ्फरपुर में एक अलग तरीके का साम्राज्य इन्होंने स्थापित किया। तो दबिश का बात कहाँ से आ रहा है वो भी जरा समझ लीजिए कि मुजफ्फरपुर की जितने भी विवादास्पद जमीन है, वो जमीन चाहे वो आशुतोष शाही ने खरीदा हो या मेयर ने खरीदा हो, जिस दोनों की हत्या हुई है, खरीदने वाला जो भी हो, लेकिन वो जमीन अल्टीमेटली घूमते हुए फिर दिनेश सिंह के हाथों में ही आ जाता है। मतलब कहीं न कहीं सीआईडी उस नेक्सस की जांच शुरू की है कि इस पूरे खेल में दिनेश सिंह की भूमिका क्या है। मुजफ्फरपुर में चर्चा भी है कि भाई जो कुछ भी हो रहा है वो दिनेश सिंह के इशारे पर ही हो रही है। हालांकि दिनेश सिंह का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। हाँ, रघुनाथ पांडे की तरह मुजफ्फरपुर की हर छोटी बड़ी घटनाओं को दिनेश सिंह से जरूर जोड़ा जाता है। एक दौर में वहाँ रघुनाथ पांडे की छवि भी कुछ इसी तरीके की थी कि भाई कोई भी बड़ा डील होगा, चाहे कितना बड़ा सामने अपराधी छोटन शुक्ला हो, मुन्ना शुक्ला हो, रामू ठाकुर हो, कोई भी हो, मिनी नरेश हो, कहीं का भी कोई अपराधी हो, बाबा के दरबार में उन्हें जाना है और बाबा के बगैर अनुमति के वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, चाहे वो कितना बड़ा अपराधी क्यों नहीं हो। ये व्यवस्था चली है, काफ़ी दिनों तक चली। भले आप मारकाट दंगा फसाद में आप 47 का इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन जब तक रघुनाथ पांडे जिंदा रहे किसी की नहीं चली। संपत्ति की जब बात होगी तो बिना रघुनाथ पांडे की इजाज़त के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। कमोबेश स्थिति इन दिनों मुजफ्फरपुर में भी यही है। चाहे आप विपिन सिंह हो, चाहे ये मंटू शर्मा हो, शंभू सिंह हो, जो भी मुजफ्फरपुर के अपराधी हैं, भले ही वो जमीन का कारोबार में लगे हो, अलग तरीके का नेटवर्क चला रहे हो, लेकिन वो सारे नेटवर्क के चलाने के लिए दिनेश सिंह की सहमति जरूरी है। और दिनेश सिंह की इच्छा के विपरीत आप कोई बड़ा डील भी मुजफ्फरपुर में नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ें कई मुद्दों पर देखा गया है। कल्याणी की जमीन मेयर खरीदता है और मेयर के माध्यम से फिर वो जमीन दिनेश सिंह को ट्रांसफर हो जाता है। जो भारत जलपान की जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, कहा जा रहा है कि शंभू और मंटू जब साथ थे तो उसकी डील की बात हो रही थी, अभी मंटू के कब्जे में है। वो भी तय है कि वो उसमें भी राशि दिनेश सिंह का लगा हुआ है और वो अल्टीमेटली वो जमीन दिनेश सिंह के हाथों में आएगा। जो भी बड़ा डील हुआ है उस डील के पीछे यही वजह है। इसलिए सीआईडी अब दिनेश सिंह के पूरी गतिविधियों को खंगाल रहा है और दिनेश सिंह का इन अपराधियों से क्या रिश्ता रहा है
इसकी भी जांच की जा रही है। और इस जांच में दलजीत सिंह डीआईजी, मनीष कुमार आईपीएस जो सीआईडी के एसपी हैं, और एटीएस में एसपी हैं संजय सिंह, ये 3 लोगों को विशेष जिम्मेवारी दी गई है। वो तीनों इन नेक्सस के साथ साथ मुजफ्फरपुर में किस तरीके का कारोबार चल रहा है, वो उस कारोबार के पीछे किस तरीके का सिंडिकेट है, उस सिंडिकेट को भी एक्सपोज करने पर काम चल रहा है। हालांकि अभी तक इस मामले में कह सकते हैं आप कि आज खबर ये भी आ रही है कि जो एक और नामजद अभियुक्त जो फरार था ओंकार, उसकी भी गिरफ्तारी की खबर आ रही है। इस तरीके से जितने नामजद अभियुक्त बनाए गए थे उनके परिवार के द्वारा, सभी की गिरफ्तारी हो गई है। ये अलग बात है कि जिस वकील साहब के यहाँ ये घटना घटी, उनका उपनाम है डॉलर। शहर का सबसे बड़ा एक्सचेंज, पैसे को डॉलर में बदलने वाले अगर नामचीन लोग हैं तो उसमें ये वकील साहब भी हैं। वकील साहब के घर में घटना घटी है। वकील साहब की पूरी भूमिका संदिग्ध है, क्योंकि उन अपराधियों ने गोली चलाई लेकिन सारे लोग मारे गए, 4 लोग मारे गए, लेकिन वकील साहब को एक स्प्लिंटर लगता है। पुलिस को भी शक है और परिजन को भी शक है, क्योंकि वो बार बार फोर्स करके शाही को अपने यहाँ बुलवाए और उनके शाही के आने के 10 मिनट के अंदर में ये घटना घटती है, लेकिन कोर्ट जमानत दे देती है। यही बात है, आप वकील हैं तो आपको जमानत मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, हथकड़ी भी पुलिस आपको नहीं लगा सकती। मतलब ये रुतबा है वकील का। आपका अपराध कितना बड़ा है, आप किस तरीके के अपराध में आपकी संलिप्तता देखी जा रही है, पुलिस और परिवार आप पर आरोप लगा रही है। आप नामजद अभियुक्त हो, फिर भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उनको राहत दे रही है। चलिए, यही बात है कि भाई समर्थ के गुण दोष दसाई वाला है ना, समर्थ लोगों को तो कोई कुछ हो ही नहीं सकता है इस देश में। चलिए, लेकिन इस सबसे इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दिनेश सिंह के दबिश के साथ साथ ये अभी तक पुलिस ने जो शूटर को लेकर अभी तक स्पष्ट चीज़ें सामने नहीं आई है। पहले दिन पटना में छापेमारी हुई, उसके बाद उस छापेमारी के बाद कोई खास रिजल्ट नहीं निकला है। अभी छपरा में भी छापेमारी हुई, मोतिहारी में छापेमारी हुई, खगड़िया में छापेमारी हुई, पड़ोसी जिला समस्तीपुर में छापेमारी हुई, और अब ये खबर आ रही है कि टीनएजर, मतलब जो 18 वर्ष से छोटे उम्र के जो बच्चे हैं, उन लोगों का इस्तेमाल इस घटना में किया गया। हथियार का प्रयोग, सबसे बड़ी बात है कि पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि आप 6 लोगों को गिरफ्तार तो कर दिए हैं, कोर्ट में हथियार का इस्तेमाल कौन सा हुआ, हथियार चलाने वाला व्यक्ति कौन था, क्योंकि मंटू शर्मा वहाँ मौजूद नहीं था। आप मंटू शर्मा को कॉन्स्पिरेसी में शामिल कर सकते हैं, घटनास्थल पर वो मौजूद नहीं था। गोविंदा को भी घटनास्थल पर मौजूद करने के लिए आपको एविडेंस कलेक्ट करने होंगे, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इस घटना में गोविंदा भी वहाँ मौजूद नहीं था, ओंकार भी मौजूद नहीं था। ये सारे के सारे लोग कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे। तो आखिर मारने वाला कौन था? और मारने वाला जो भी था वो वकील को भी पहचानता था, शेरू को भी पहचानता था, मतलब वहाँ जो भी लोग मौजूद थे उसमें किसको मारना है उसकी पूरी सटीक जानकारी मारने वाले के पास था। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पिछली बार भी जब मेयर की हत्या हुई थी तो जिस हथियार का इस्तेमाल लहराते हुए गोविंदा दिख रहा था, वो हथियार आज तक बरामद नहीं हुआ है। और उस अनुसंधान में भी कई ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जो दिखा रहा है कि मुजफ्फरपुर पुलिस पूरी तौर पर गोविंदा को मदद कर रही थी, और इस वजह से गोविंदा को कोर्ट से राहत मिली है। सीआईडी उस केस का भी अध्ययन कर रही है, और सीआईडी की पूरी टीम साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन पे आगे बढ़ रही है। और आज जो जेल में है, गिरफ्तार जो 3 लोग हैं जेल में, उनका फिंगरप्रिंट लिया जाएगा, वकील साहब का भी फिंगरप्रिंट लिया जाएगा। और फिंगरप्रिंट, क्योंकि वहाँ पे कई ऐसे फिंगरप्रिंट्स मिले हैं जिसके सहारे इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ अलग तथ्य अगर सामने आता है तो कोशिश होगी उसको, उस मटेरियल को कलेक्ट करना, क्योंकि मुजफ्फरपुर पुलिस इस मामले में बड़ी लापरवाही बरती है। गोली खोखा, और ये तो 3 दिन पहले अभी कलेक्ट करके
उसको उन्होंने जांच के लिए भेजा है, जबकि तुरंत भेजना चाहिए था कि जो खोखा आया है। देखिए अभियानंद जी के समय में जो यहाँ के साइंटिफिक जो आपको टीम है, जो यहाँ फॉरेंसिक लैब बना है, वो बहुत ही वेल इक्विप्ड है। जिस तरीके के सीबीआई के पास है, ठीक उसी तरीके का है। यहाँ ये भी टेक्नोलॉजी है कि अगर गोली चली है और गोली का खोखा पीछे का अगर ये मिल जाता है, तो जो स्टिकर, जिस स्टिकर से गोली चला है, मतलब जिस आर्म्स से गोली चला है, उस आर्म्स का इससे पहले कब कब इस्तेमाल हुआ है, ये सारी चीज़ें उस खोखा के पीछे का जो हॉल है, मारक क्षमता है, किस तरीके से वो क्या है, उससे वो पकड़ सकता है। तो सीआईडी ये जांच कर रही है फॉरेंसिक टीम के माध्यम से कि क्या जिस हथियार का इस्तेमाल हुआ है, उस हथियार का इस्तेमाल बिहार में इससे पहले भी किसी क्राइम में हुआ है क्या। क्योंकि वो सारी गोलियां इस तरीके का जहाँ जहाँ मर्डर होता है, वो गोली अल्टीमेटली फॉरेंसिक जांच के लिए पटना स्थित लैब में जाती है, और उसका एक अलग तरीके का लाइब्रेरी बनाया गया कि हर गोली का ट्रिगर पर जो निशान है, उस निशान का अध्ययन हो करके एक एनालिसिस रखा रहता है कंप्यूटर में। जैसे ही दूसरी गोली पहुंच जाएगी तो उसमें देखेगा कि इससे पहले इस आर्म्स का इस्तेमाल किस किस हत्या में हुई है। तो फिलहाल इस तरीके की साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में सीआईडी टीम लगी हुई है, और शूटर कौन हो सकता है इस पर लगातार दबिश बनाए हुए है पुलिस। हालांकि अभी तक मंटू शर्मा और गोविंदा ने जो जानकारी दी है शूटर को लेकर, उसके आधार पर 1 दर्जन से अधिक जगहों पर मुजफ्फरपुर पुलिस की टीम और सीआईडी की टीम ने छापेमारी कर दी है, एसटीएफ की भी टीम ने छापेमारी की है, लेकिन अधिकांश सूचनाएं गलत निकली है। क्योंकि अब गोविंदा और मंटू शर्मा क्या छुपाना चाहते हैं, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने स्वीकार किया है कि हाँ, इस हत्या को हमने अंजाम दिलवाया है। लेकिन शूटर को लेकर जब कभी भी जानकारी वो देते हैं, तो अभी तक जितनी जानकारी उन्होंने दी है, वो सारी की सारी जानकारी गलत साबित हुआ है। इसलिए सीआईडी के सामने दोहरी चुनौती है इस मामले को पटाक्षेप करना, कि मंटू शर्मा और गोविंदा की इसमें क्या भूमिका है, और दिनेश सिंह को लेकर जो खबरें चलाई जा रही हैं, पप्पू यादव ने भी बहुत कुछ बोला है, उसके पीछे सच्चाई क्या है और दिनेश सिंह की क्या भूमिका है। इन तमाम चीज़ों की जांच सीआईडी ने नए सिरे से शुरू कर दी है।